हेलो गाइस, इट्स मी नूर एंड वेलकम टू माय चैनल नूर्स मनहुआ रिकैप। तो दोस्तों, मैं फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो लेकर आ गया हूँ, एक ज़बरदस्त मनहुआ की एक्सप्लेनेशन के साथ। पिछला वीडियो थोड़ा कम चला था, तो इस बार वीडियो को ज़रूर हाइप करो और सपोर्ट दिखाओ यारो। जब गांव का लड़का अकादमी में दाखिल हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो कुछ कर पाएगा। सबको लगा था कि रोनिन तो बस मार खाने वाला बेचारापन होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे आजमाने की ठानी, लड़के ने सबकी हवा निकाल दी। सिर्फ एक लकड़ी की तलवार से उसने तीसरे साल के सीनियर की भाला टुकड़ों में काट डाली और फिर उसे नंगे हाथों से इस तरह पीटा जैसे कसाई के सामने पड़ा हुआ मांस हो। अगर टीचर बीच में नहीं आता तो रोनिन उन घमंडी सीनियर्स के पूरे झुंड की धुनाई कर देता। असल में वो कोई साधारण गांव का लड़का नहीं है, वो एक रिग्रेसर है जिसने उन देवताओं से लड़ाई लड़ी थी जो इस दुनिया पर आक्रमण करने आए थे। खूनी जंग के बाद जब चारों ओर सिर्फ लाशें और खून ही बचा था, तब भी रोनिन अकेला खड़ा था। मगर यह उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। उसके सामने पड़ा एक राक्षस जो अब भी हाँफते हुए जिंदा था, वही उसका अगला निशाना था। यह दानव आयुटे कहलाता है, जो 20 दिन पहले अपने 2 साथियों के साथ इस राज्य में तबाही मचाने आया था। किसी को नहीं पता वो क्यों आए थे, लेकिन उनके कारण पूरा साम्राज्य खौफ और विनाश में डूब गया। रोनिन को गुस्सा आता है कि इतनी लड़ाई, इतना कत्लेआम होने के बाद भी यह दानव अब तक जिंदा है। लेकिन आयुटे हकलाते हुए कहता है कि वो अब ज़्यादा देर तक नहीं बचेगा। रोनिन बस ठंडी सांस लेकर कहता है, अच्छा है, वहाँ नीचे नर्क में मेरे गिरे हुए साथी तेरी राह देख रहे होंगे। इसी बात पर रोनिन इशारा करता है कि बाकी 2 दैत्य किस तरह बुरी तरह हार गए थे। एक दैत्य तो एक गुस्सैल लाल ड्रैगन की आग में भुनकर राख हो गया, और दूसरा किसी बूढ़े आदमी लॉराहन को उनके हाथों हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आयुध को कोई डर नहीं लगता। वो अब भी खुश है कि हारने के बावजूद उसके दोनों साथी जाते जाते जितने लोगों को मार सके मार गए। वो रोनिन से कहता है कि उसे अपने काम पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसी और ने दैत्यों से इस तरह नहीं लड़ा जैसा उसने किया। फिर वो चेतावनी देता है कि ये छोटी जीत ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। जल्द ही स्टारलाइट नाम की कोई चीज़ उनके पूरे संसार को मिटा देगी। वो रोनिन को समझाता है कि ज़्यादा आत्मविश्वास में न रहे, क्योंकि उसका समय अब खत्म होने वाला है। लेकिन हमारा बंदा, वो बिना कुछ बोले दैत्य का सिर उड़ा देता है और उसके आखिरी शब्द वहीं पर खत्म कर देता है। खून से लथपथ रोनिन बिना पीछे देखे चला जाता है। उसका दिमाग अब बस इस सोच में डूबा है कि आगे जो हुआ उसके बाद अब क्या करना है। जब यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगती हैं, तो उसे अपने साथियों के साथ बिताए वो अच्छे पल याद आते हैं। वो साथी जो अब ज़मीन पर खून से लथपथ लाशों के रूप में पड़े हैं। वो धीरे से बुदबुदाता है, मूर्ख थे सब, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। वो सोचता है, आखिर किस घमंड ने उन्हें आखिरी सांस तक लड़ने पर मजबूर किया। क्या उन्हें सच में लगा था कि वो भी उतने ही ताकतवर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो था उनके साथ। असल में वो चाहता था कि ये मूर्ख तभी भाग जाते जब उन्हें समझ आ गया था कि ये उनकी लड़ाई नहीं है। वो एक गिरे हुए दोस्त की आंखें धीरे से बंद करता है और मन ही मन कहता है, तुम्हें बच जाना चाहिए था। इसके बाद उसका मन एक अजीब ख्याल में खो जाता है, कैसे वो दैत्य उसकी तलवार की सबसे मजबूत आभा को महसूस कर पाया। और क्यों उसकी तलवार ही अकेली थी जो उन राक्षसों को मिटा सकती थी। अगर ऐसा ना होता तो एक अनुशासित सैनिक होने के नाते वो कभी सबसे आगे मोर्चे पर ना होता, और उसके साथी भी सबसे पहले मरने वालों में ना होते। सब कुछ खत्म हो चुका है। वो घुटनों के बल गिर जाता है, चेहरे पर निराशा और आंखों में खालीपन ली। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई है वहाँ। वो चौंक जाता है। आवाज़ किसी घायल की थी जो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाज़ अब भी सुनाई देगी। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि वो इंसान अब भी जिंदा है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो खुद को ज़मीन से उठाता है, किसी तरह सहारा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। शुरू में उसके दिल में उम्मीद की एक किरण होती है। चेहरा तक हल्का मुस्कुरा उठता है कि उसकी महान कमांडर अडोशान अभी जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उनके कांटे हुए पैर पर पड़ती है, उसके अंदर फिर से दहशत उमड़ आती है। शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। कमांडर के चेहरे पर मगर कोई बदलाव नहीं, वही ठंडी सख्त शांति। ग्रैंड कमांडर अडोशान का वो हाल देखकर रोनिन जैसे पत्थर बन जाता है। जो औरत कभी हर जंग के सबसे आगे खड़ी रहती थी, आज बस एक पैर तक रह गई है। ये सोचकर ही उसका दिल हिल जाता है। पर कमांडर एक झपकी तक नहीं लेती। सूखे लहजे में बोलती हैं कि रोनिन जैसी हालत में पड़ा हुआ एक कॉर्पोरल किसी और की दशा पर उंगली उठाने की हालत में नहीं है। अपने जख्मों पर ध्यान दिए बिना वो सीधे मुद्दे पर आ जाती हैं। क्या तुमने आयुटे का काम खत्म किया? रोनिन सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ, दैत्य का शव यहीं पास में पड़ा है। ये सुनकर अडोशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती हैं, तुमने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था, शुक्रिया। रोनिन कुछ पल चुप खड़ा रहता है, उनके शब्दों का बोझ महसूस करते हुए। फिर उसके मन में एक विचार उठता है। वो मौका देखकर धीरे से कहता है, कमांडर, अब क्या आप मेरी वो बात सुनेंगी जो मैं अब तक दबाए हुए था? वो अनुशासन दल के सफाई के बारे में है। नियम के मुताबिक ऐसे लोगों को या तो छोड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। लेकिन रोनिन पूछता है कि क्या इस बार उन्हें इज्जत के साथ दफनाया जा सकता है? वो औरत कुछ पल उसे देखती है, फिर सीधी शक्ल में कहती है, तुम तो मुझसे ज़्यादा जिंदा लग रहे हो। बिना किसी हंसी मजाक के वो ये बात कहती है। हमारा लड़का पलट कर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकल आता है, जैसे खुद ही साबित कर रहा हो कि वो भी किसी बेहतर हालत में नहीं है। पर उसकी हालत देखकर भी वो औरत अपना मन नहीं बदलती। कई दिन यूं ही बेकार में बिताने के बाद उसे लगता है, ये तो नाइंसाफ़ी है कि वो कुछ किए बिना ही मर जाए। तभी आदाशन, जो एक चट्टान के सहारे टिकी हुई है, पूछती है, अगर तुम बच गए तो क्या करोगे? रोनिन हल्की हंसी के साथ कहता है, सूची तो लंबी है, लेकिन इस वक्त बस एक ही ख्याल आता है, क्या पता अकादमी में पढ़ना कैसा होता। उसकी दिवंगत बहन की ख्वाहिश थी कि वो अकादमी में पढ़े, लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ ही है। रोनिन को यकीन है कि अब वो भी जल्द ही अपने परिवार से जा मिलेगा।
उसे दिलासा देने के लिए आदाशन कहती है कि बारिश थमते ही खोज दल पहुंच जाएगा, बस थोड़ा और सब्र रखो। पर रोनिन कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो अब गया समझो। झूठा दिलासा देने का कोई मतलब नहीं। इसी बीच माहौल अचानक बदल जाता है, हवा भारी हो जाती है, दोनों चौंक जाते हैं। बिना किसी चेतावनी के बारिश थम जाती है और अगले ही पल ज़मीन जोर से कांप उठती है, इतनी कि दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर एक दिव्य अस्तित्व उनके सामने उतरता है। रोनिन की नज़र ऊपर उठती है और वो गिनता है 8 पंख। वो प्राणी अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी एक सेना खड़ी है। रोनिन की समझ से बाहर है कि ये सब अचानक कहाँ से आ गए। ऐसा तो उसके दिन के किसी प्लान में नहीं था। उधर आदाशन स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसे लगा था 3 दानवों के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी ताकत खड़ी थी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। ठंडी सिहरन आदाशन के पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद अब इस दुनिया को बचाना मुमकिन नहीं। इनकी कोई गिनती नहीं, एक खत्म होता है तो दूसरा आ खड़ा होता है। ये तीसरी बार है और अब बस एक आखिरी मौका बचा है। फिर भी उसके दिमाग में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। पीछे कहीं रोनिन की आवाज़ गूंजती है, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। कुछ पल बाद रोनिन उसे झकझोरता है। होश में आइए ग्रैंड कमांडर। वो कहता है कि अब एक ही तरीका है, वो उसे ऊपर फेंक दे, चाहे टेलीकाइनेसिस से या जो भी ताकत उसके पास हो। चेहरे पर झुंझलाहट की लकीरें उभर आती हैं। आदाशन हैरान होकर उसे देखती है। क्या वो सच में अभी भी लड़ने का सोच रहा है? उसकी हालत देखकर तो ये सोच ही पागलपन लगता है। पर रोनिन मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम सच में बैठकर मौत का इंतजार करने वाली हो? मेरे जैसे आदमी के लिए अगर मौत तय है तो मरने से पहले इन हरामियों की थोड़ी खबर लेना तो बनता है। ग्रैंड कमांडर आदाशन अवाक रह जाती है। उसके सामने खड़ा ये लड़का जो मौत के कगार पर है, फिर भी उसी जज्बे से लड़ने को तैयार है। और तभी उसे समझ आता है, यही तो वो इंसान है, यही वो जज्बा है जिसकी वजह से वो सब अब तक जिंदा हैं। अगर वो है तो शायद अभी इस अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी बाकी है। आदाशन की आंखों में एक उम्मीद की झिलमिलाहट लौट आती है। वो रोनिन के कंधे को पकड़ती है, जिस पर वो झुंझला कर कहता है, अभी नहीं, मैं व्यस्त हूँ। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अचानक वो लोहे की गुलाब झुकती है और बिना चेतावनी के उसके होंठों को छूती है। फिर धीरे से एक छोटा नीला गोला उसके मुंह में डाल देती है। रोनिन चौंक जाता है। तुमने अभी मेरे मुंह में क्या डाला? वो पूछता है, भौहें तनी हुई। आदाशन पास आकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, ऐसे शब्द जिन्हें रोनिन पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। वो जवाब मांगता है, लेकिन वो बस हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट जाती है। फिर बेहद शांत लहजे में कहती है, अगर हम फिर कभी मिले प्रिंस चार्म, तो मुझे याद दिलाना कि कुछ पागलपंती करने की बजाय बस दर्जी बन जाऊं। वो हल्का सा हंसती है। जिंदगी में बहुत कुछ किया है, पर ऐसा कुछ नहीं। इस बीच 8 पंखों वाला दिव्य अस्तित्व अपना वार करने को तैयार हो चुका है। उसका प्रहार बिजली की गड़गड़ाहट जैसा है, बस कुछ इंच दूर। रोनिन 1 इंच भी नहीं हिलता और तभी एक नीली रोशनी ऊपर से गिरती है, जिसमें कुछ ऐसा है जो उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। दृश्य बदलता है एक हरी भरी वादी में, जहां प्रिंस चार्म अपनी ग्रैंड कमांडर को पुकारता है। पर चारों ओर नज़र घुमाने पर उसका कोई नामो निशान नहीं। कुछ पल लगते हैं उसे समझने में। वो तो अपने गांव निम्बुएन में खड़ा है। यानी क्या वो सच में अतीत में लौट आया है? ये है उसके पुनर्जन्म रिग्रेशन का पहला दिन। एक पेड़ की छांव तले बैठा रोनिन सब समझने की कोशिश करता है। कभी उसने नहीं सोचा था कि ग्रैंड कमांडर के शब्द सच हो जाएंगे। उसके जहन में अब भी उस पल की याद ताज़ा है। वो चुंबन जो युद्ध के हाहाकार के बीच एक मोड़ बन गया था। उसी वक्त आदाशन ने उसके मुंह में वो नीला गोला रखा था, वही चीज़ जिसने अब समय को पलट दिया है। उसे याद आता है कि उसने बताया था, यही वो कारण था जिसकी बदौलत वो एक साधारण दर्जे से ग्रैंड कमांडर बन सकी थी। उसने समझाया था कि उस गोले में कुल 4 बार समय को पलटने की ताकत है, पर वो 3 बार पहले ही इस्तेमाल कर चुकी थी। अब बस आखिरी मौका बचा था और इसी वजह से उसने कहा था, अब ये तुम्हारे हवाले है प्रिंस चार्म। मुझे यकीन है दुनिया को बचाने की चाबी तुम ही हो। वही एक इंसान था जिसमें इतनी ताकत थी कि दानवों को गिरा सके और किस्मत को बदल सके। आदाशन ने उसे आखिरी बार समझाया था, अपनी ताकत को निखारो रोनिन। तुम्हारे अंदर पहले से ही वो आग है जो खुद को बेहतर बनाना चाहती है। मैंने वो चमक देखी है, खासकर जब तुमने अकादमी जाने की बात की थी। वो कहती है, अगर सच में सीखना चाहते हो तो फियान अकादमी फाइन अकेडमी की ओर बढ़ो, बिना झिझक बिना पीछे मुड़े। और सच ही तो था। फियान अकादमी ऐसे लोगों से भरी है जो उसके जैसे किसी को और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। रुखसत होने से पहले आदाशन एक आखिरी बात कहती है, जब तुम मेरे अतीत वाले रूप से मिलो तो उसे कहना कि कोई बेवकूफ़ी भरा काम ना करे और बस एक दर्जी बन जाए। वो हल्का मुस्कुराती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ किया मैंने, पर वैसा नहीं। वर्तमान में लौटकर रोनिन खुद को फिर उसी पेड़ के नीचे पाता है। धीरे धीरे अपना सिर तने से टकराते हुए बड़बड़ाता है, क्या ये सपना है? पर मन के अंदर कहीं ये एहसास बैठा है, अगर वो सच में अतीत में लौट आया है तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अकेले कहाँ से शुरू करे। आखिरकार वो खुद को संभालता है, उठ खड़ा होता है और सोचता है, चलो देखता हूँ मेरा पुराना गांव कैसा था। फिर धीरे धीरे उसका दिमाग हकीकत से जुड़ता है। अगर ये सच में अतीत है तो इसका मतलब है वो अपनी बड़ी बहन को फिर से देख सकता है। यही सोचते ही उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वो जमीन से एक डंडी उठाता है और भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, बस थोड़ी ही दूर और शायद वो अपनी बहन को देख पाएगा। लेकिन अगला नजारा उस मुस्कान को मिटा देता है। एक पेड़ के नीचे कुछ गुंडे खड़े हैं, हंसते हुए एक बच्चे को उल्टा लटका रखा है जैसे कोई तमाशा हो। रोनिन के माथे पर बल पड़ जाते हैं। साले, इन हरामियों में तो जरा भी बदलाव नहीं आया, यहाँ तक कि अतीत में भी नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर ठहर जाती है। बच्चा रस्सी से नहीं बल्कि जादू की ताकत से लटका हुआ है। ये देखकर वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। इतने स्तर का मैजिक यूजर उसने तो युद्ध के मैदान पर भी कम ही देखा था। और इस शांत देहाती कस्बे में उसे ढूंढ पाना, ये सोच भी किसी सपने जैसी लगती है। हालांकि हमारे हीरो को यकीन है कि वो लोग इसी वक्त यहीं कहीं थे। पास में एक और बच्चा कांप रहा है, सोचते हुए कि ये गुंडे उस लड़के को कब तक तंग करते रहेंगे और उसके साथ आगे क्या होगा। बच्चा उनसे रहम की भीख मांगता है, कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं।
वो समझाता है कि इस महीने उसकी माँ की दवाई बहुत महंगी थी। गुंडों का सरदार तिरछी हंसी हंसते हुए बोलता है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बिना किसी झिझक के वो लड़के को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर इतना ही अपनी माँ का ख्याल है तो खुद जाकर पैसे कमाने चाहिए थे। उसकी चीख पर सुनहरे बालों वाला कमीना असेल को हुक्म देता है कि लड़के को पेड़ के ऊपर लटकाओ ताकि उसे अकद्ल आ जाए। बेचारा असेल घबराया हुआ कहता है कि अगर वो और ऊपर गया तो बच्चा गिर सकता है। सरदार झल्ला कर कहता है, यूं मत बर्ताव करो जैसे तुम ही ऊपर लटके हो। वो धमकी देता है कि अगर जल्दी नहीं किया तो तुम भी उस बच्चे के साथ लटके नजर आओगे। पूरा माहौल देखकर असेल सोच में पड़ जाता है कि शायद जादू सीखना ही उसकी गलती थी। उसे तो बस ये साबित करना था कि वो भी किसी चीज़ में अच्छा है। लड़का आंसुओं से भरी आंखों से सोचता है कि उसकी ज़िंदगी इस हाल तक आ जाएगी, उसने कभी नहीं सोचा था। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ गुंडों तक नहीं पहुंचती। तभी रोनिन उसका सिर पकड़कर झटका देता है और धमकी देता है, बकवास बंद कर, नहीं तो उस बच्चे को मार दूंगा। असेल का ध्यान भटक जाता है और बच्चा नीचे गिर पड़ता है, जिससे गोल्डीलॉक्स तिलमिला उठता है। वो गुस्से में क्यूटी पर टूट पड़ता है चिल्लाते हुए, किसी गली के लौंडे ने कुछ कहा और तू रुक गया। डरे हुए असेल ने सफाई दी, जानबूझकर नहीं हुआ। लेकिन तभी हमारा हीरो बीच में आकर कहता है, चिंता मत करो, ऐसे कचरे की बातों पर ध्यान मत दो। डॉल्फिस उसकी बात सुनता है और रोनिन उसे पूछता है, कहाँ सीखी तुमने ये टेलीकिनेसिस? असेल बताता है कि उसने ये जादू एक गिरी मॉयर जादुई किताब से सीखा है जो उसने एक फेरी वाले से खरीदी थी। ये सुनकर रोनिन दंग रह जाता है, इतनी सस्ती किताब से कोई इतना अच्छा कैसे बन सकता है? फिलहाल तो ये कमाल लगता है और हमारा हीरो यकीन करता है कि अगर उसने थोड़ा और देखा तो वो इससे भी ज़्यादा सीख सकता है। रोनिन के ख्याल जैसे ही दानवों जायंट्स की ओर जाते हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि सुनहरे बालों वाले कमीने के हाथ में तलवार चमक रही होती है। वो गुस्से से भरा हुआ है, साफ चिल्लाया हुआ कि किसी छोटे मोटे ने उसे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की। उसकी नज़रें सीधे रोनिन पर टिकती हैं। रोनिन समझ जाता है कि तलवार असली है, हालांकि उसे ये नहीं पता कि यह हरामी उसे कहाँ से ले आया। उसका स्टांस मुद्रा ढीला है लेकिन ताकत इतनी है कि ज़्यादातर लोगों के सामने वो जीत भी सकता था, मगर रोनिन के सामने नहीं। ब्लॉन्डी की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं क्योंकि हमारा लड़का उसकी पहली बार को ऐसे चकमा दे देता है जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो। उसी पल रोनिन को एहसास होता है कि उसकी लड़ाई की समझ और सैनिक वाला अनुशासन फिर से पूरी तरह लौट आया है। ये शरीर भले जवान हो पर उसकी रूह अब भी एक योद्धा की है। ब्लॉन्डी जोर जोर से हंसने लगता है, उसे पूरा यकीन है कि प्रिंस चार्म बस किस्मत से बच गया है। वो कहता है कि बस कुछ पल और मिलते तो उसके उंगलियां काट देता ताकि जिंदगी भर वो चम्मच तक न उठा पाए। रोनिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, लगता है आज किस्मत उसके साथ है, वरना जिंदगी ने तो कभी उस पर मेहरबानी नहीं की। ये सुनते ही ब्लॉन्डी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो प्रिंस चार्म से कहता है, घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांग तो शायद मैं तुझे सिर्फ एक हाथ में छोड़ दूं। फिर नीच मुस्कान के साथ कहता है, तेरी मौत के बाद तेरी बहन का मैं खास ख्याल रखूंगा। हर बार उसे देखकर उसकी गोल कमर याद आती है। बहन शब्द सुनते ही रोनिन का गुस्सा फट पड़ता है। पलक झपकते ही वो ब्लॉन्डी का कान काट देता है। ब्लॉन्डी को कुछ पल लगते हैं समझने में कि हुआ क्या है, फिर दर्द की लहर उस पर टूट पड़ती है। प्रिंस चार्म स्थिर खड़ा उसे घूरते हुए कहता है, मरना चाहता है क्या यहाँ? ब्लॉन्डी घुटनों पर है और उसके साथियों के चेहरे पर हैरानी जमी है। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि रोनिन ने सिर्फ एक डंडे से उसका कान उड़ा दिया। प्रिंस चार्म फिर उन गुंडों से कहता है, मज़ा आ रहा है शो देखने में, उठाओ अपने बॉस को और दफ़ा हो जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। वो जोड़ता है, और हाँ, जो पैसे चुराए थे वो वापस करो, साथ में मेरा मूड खराब करने का भी हर जाना चाहिए। डर के मारे सब अपनी जेबें खाली करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो उस लूटे हुए पैसे का बैग उस लड़के को सौंप देता है जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपने पैसे वापस मिलेंगे। लड़का हिचकते हुए पूछता है, क्या सच में ये सब लेना ठीक रहेगा? उन्होंने तो इतना चुराया भी नहीं था। रोनिन हाथ हिलाकर लड़के की चिंता को टाल देता है और कहता है, मुझे बस अपनी तलवार चाहिए, बाकी की फिक्र मत कर। वो कमीने दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अब उनमें हिम्मत नहीं बची कि फिर से सामने दिखें। लड़का सिर झुकाकर शुक्रिया कहता है, जबकि उसके साथ ही पीछे थोड़े झिझकते खड़े रहते हैं। अचानक फेम बॉय एसेल घबरा कर बोल पड़ता है, माफ़ कर दे, मैंने हैंस के साथ मिलकर तुझे सताया। मुझे पता था यह गलत है, लेकिन ब्लॉन्डी ने धमकाया था, मैं डर गया था। वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरकर कहता है, मेरे पास हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। लड़का उसकी तरफ देखकर शांत आवाज़ में कहता है, तू तो उसी तरह रो रहा है जैसे तब जब हैंस तुझे घसीट कर यहाँ लाया था। हालत मेरी जैसी ही थी तेरी, तो तेरा कोई कसूर नहीं। फिर भी वो मुस्कुरा कर कहता है, तेरी माफ़ी की कदर करता हूँ। कुछ देर बाद सब अपने रास्ते चले जाते हैं। रोनिन फिर उस खूबसूरत लड़की प्रिटी बॉय की ओर मुड़कर कहता है, ये लड़की बुरी नहीं है। वो बताता है कि उसकी डॉल्फिस नाम की एक लड़की से पहले कुछ बात हुई थी और वो 4 दिन बाद यहीं मिलने वाली है। लड़की को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो पूछती है, क्या बात है आखिर? रोनिन मुस्कुराकर जवाब देता है, अभी वक्त नहीं है, लेकिन जब रात को चांद निकलेगा तब मिलेंगे। जाते जाते वो ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहता है, अगर उस दिन लेट हुई तो समझ लेना तेरी मौत तय है। इसके बाद वो अपने घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में सोचता है, क्या ये फूल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर याद आता है उसे फूल बहुत पसंद थे, इसलिए रास्ते में दिखे हर फूल को तोड़ लिया। घर पहुंचते हुए जब वो उन फूलों को देखता है, थोड़ी झुंझलाहट में बड़बड़ाता है। तभी पीछे से एक औरत की नरम आवाज़ आती है, रोनिन, क्या सच में तुम हो? रोनिन ठिठक जाता है। उसके सामने वही औरत खड़ी है जिसकी शक्ल वो सालों से अपनी यादों में ढूंढता आया था, उसकी बड़ी बहन। अपने अनुशासन सैनिक वाले सालों में रोनिन ने 1000 बार सोचा था, जब वो अपनी बहन से दोबारा मिलेगा तो क्या कहेगा। कभी सोचता माफ़ी मांग लेगा कि बिना कुछ कहे चला गया था, कभी सोचता बस सीधा बोल देगा, बहुत याद आई थी। ऐसे ही हज़ारों ख्याल रोज़ उसके दिमाग में घूमते रहते थे, लेकिन जब वो पल सच में आता है तो ज़ुबान साथ नहीं देती। बस सबसे सादा सा शब्द निकलता है, मैं वापस आ गया। उसकी बहन मुस्कुरा कर कहती है, आज तो तू जल्दी घर आ गया, मेज़ पे पहले से खाना लगा हुआ है। उसकी बड़ी बहन हैरान रह जाती है जब उसका हमेशा ठंडा और चुप रहने वाला भाई उसे फूल देता है। वो खुश होकर हंसती है, मुझे लगा था ऐसा दिन कभी नहीं देखूंगी। फिर प्यार से पूछती है,
क्या मेरे प्यारे छोटे भाई को और कुछ खाना है? थोड़ा और स्टू लेगा? रॉनिन हाथ हिलाकर कहता है, नहीं दीदी, बहुत खा लिया। फिर हल्के से पूछता है, वैसे तुम्हारी उम्र अब कितनी हुई? इल भौहें चढ़ाकर कहती है, क्या तू भूल गया? 22 साल की हूँ मैं। वो हंसते हुए जोड़ती है, कहीं तुझे बुखार तो नहीं, या फिर सिर पर कुछ गिरा क्या? रॉनिन बस चुपचाप उसे देखता रहता है। उसके दिमाग में वो काली सच्चाई घूमती है। अब से ठीक 10 साल बाद आयूट आयूट का हमला होगा, लेकिन सामने बैठी उसकी बहन वैसी ही है जैसी पहले थी। रोशनी जैसी मुस्कान, नरम दिल और सुकून देने वाली आवाज़। रॉनिन मन ही मन चाहता है काश ये पल कभी ख़त्म ना हो, लेकिन वो जानता है अगर उसे अपनी बहन और दुनिया दोनों को आयूट के विनाश से बचाना है तो उसे अभी से तैयारी करनी होगी। वो धीरे से कहता है, दीदी मैंने सोच लिया है, मैं अकेडमी में दाखिला लूँगा। ईल की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से लगभग उछल पड़ती है। सच? तूने खुद कहा ये? क्योंकि अब तक जब भी वो अकेडमी की बात करती थी रॉनिन कभी सुनता ही नहीं था। कमरे में इधर उधर भागने लगती है, घबराई सी कहती है कि मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। उसे हमेशा से पता था कि ये दिन कभी ना कभी ज़रूर आएगा। फिर भी वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो जितना होशियार है उसे जो भी करेगा उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर वो उसकी तरफ एक सरप्राइज़ गिफ्ट बढ़ाती है, एक बड़ा सा बर्तन जिसमें पैसे भरे हुए हैं, जो उसने सालों से बचा बचा कर रखे थे ताकि अगर कभी वो अकादमी जाने का मन बनाए तो उसके काम आ सकें। लॉर्ड रोनिन कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाता। उसकी मेहनत देखकर उसका दिल पिघल जाता है, लेकिन उसे मालूम है ये काफ़ी नहीं होगा। हीरो को तो पूरा यकीन है कि अब सब हो जाएगा, जब तक कि उसे ये नहीं पता चलता कि रोनिन की मंजिल कोई साधारण जगह नहीं बल्कि इंपीरियल स्कूल फयन अकादमी है। ये सुनते ही वो चौंक कर चिल्ला पड़ती है। फयन अकादमी साम्राज्य की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है। यहाँ पढ़ाई के स्तर से लेकर शोहरत तक सब कुछ बेमिसाल है। पूरे महाद्वीप के बेहतरीन प्रोफेसर यहाँ पढ़ाते हैं और खुद शाही परिवार इसका खर्च उठाता है। यही वो जगह है जहाँ से साम्राज्य के सबसे नामी लोग निकले हैं। ग्रैंड कमांडर एडोशॉन, तलवारबाज शुल्फान और यहाँ तक कि सबसे खतरनाक अपराधी विंटर विच तक सब इसी अकादमी के विद्यार्थी रह चुके हैं। कमांडर ने भी कभी कहा था कि फयन के लोग जंग में सबसे ज़्यादा काम आए। ये बात रोनिन के लिए बिल्कुल मायने रखती थी, लेकिन इस मशहूर अकादमी की शोहरत के साथ उसकी मुश्किलें भी जुड़ी हैं। आसमान छूती दाखिले की शर्तें और उतनी ही डराने वाली फीस। फिर भी रोनिन की सबसे बड़ी चिंता ना अकादमी है ना पैसों की, बल्कि अपनी बहन की हालत देखकर है, जो उसकी बात सुनकर ऐसे अटक अटक कर बोल रही थी जैसे कोई घड़ी की चाबी खत्म हो गई हो। फिर भी रोनिन ठान चुका था, अब तो खुद को साबित करके ही रहेगा और अपनी बहन को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। इससे पहले उसने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की मिसैल यहाँ होगी, लेकिन लड़की तुरंत टोक देती है, नाम मिसैल नहीं एल है, और याद दिलाती है कि उसकी पुरानी धमकियों की वजह से ही उसे यहाँ आना पड़ा। रोनिन हंसते हुए कहता है, ठीक है वो सब छोड़ो, आज रात हमारे पास बहुत काम है। फिर वो बताता है कि आज वो उसकी एक टेस्ट लेने वाला है और बिना घुमाए फिराए सीधा कह देता है वो चाहता है कि प्रिटी बॉय यानी एल अपनी टेलीकिनेसिस से उसे जितना ऊंचा उठा सकती है उठाए। हाँ, वो पूरी तरह तैयार है अपनी मर्जी से। एल के माथे पर पसीना छलक आता है। कोई रोज़ तो ये नहीं कहता कि मुझे आसमान में उछाल दो जैसे कोई अनाज की बोरी हो। वो झिझकती है क्योंकि ये खेल जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन रोनिन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। जो कहा है वही करो। वो उसे भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं। आखिरकार एल मान जाती है। वो हवा में एक अदृश्य हाथ बनाती है और रोनिन को ऊपर उठाने लगती है। जैसे ही वो ऊपर जाता है रोनिन के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ये एहसास उसकी सोच से कहीं ज़्यादा शानदार है, लेकिन फिर भी वो सोचता है इतना तो वो और अच्छा कर सकती है। ऊंचाई थोड़ी कम है और संतुलन डगमगा रहा है। अचानक उसके दिमाग में वो पुरानी लड़ाई चमकती है जब उसने हायूट नाम के विशालकाय राक्षस से लड़ा था। उसी वक्त उसे ये एहसास हुआ था कि टेलीकिनेसिस ही वो चीज़ थी जिसने उसे उस दानव के बराबर खड़ा किया था। अब तो कोई शक नहीं, टेलीकिनेसिस एक बेहद दुर्लभ ताकत है और शायद एल ही उसकी अगली लड़ाई की कुंजी हो। जब रोनिन अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, एल की हालत ख़राब हो रही थी। वो हाँफते हुए कहती है, अब ज़्यादा देर नहीं हो पाएगा। रोनिन जवाब देता है, बस थोड़ा और, एक आखिरी चीज़ टेस्ट करनी है। और फिर अचानक वो खुद को नीचे गिरा देता है। गिरते हुए उसकी तलवार बिजली की तरह हवा चीरती है और पल भर में एल की माना जादुई ऊर्जा की डोर कट जाती है। एल पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है रोनिन के इस अचानक किए गए कारनामे से। वो गुस्से में पूछती है, ये अभी तूने किया क्या था? रोनिन बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा एक्रोबैटिक मूव है, पुराने ज़माने से करता आ रहा हूँ। एल को उसकी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं होता। वो लगातार सवाल पूछती रहती है जब तक कि रोनिन झुंझला कर नहीं बोल पड़ता, छोड़ देना, खुद मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। असल में रोनिन जानता है कि ये वही होमवर्क है जिसमें वो अभी तक अटका हुआ है। अपनी खुद की ताकत को समझना, खासकर ये जानना कि उसकी तलवार उस विशाल हायूट के खिलाफ इतनी असरदार कैसे थी। वो तय करता है कि इस राज को धीरे धीरे समझेगा, लेकिन फिलहाल एक ज़रूरी काम पहले करना है। वो एल की तरफ देखकर कहता है, तू पास हो गई टेस्ट में। फिर एक थैला उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, चल मेरे साथ, चांद ढलने से पहले निकलना होगा। एल उलझकर पूछती है, क्यों, कहाँ जा रहे हैं? रोनिन मुस्कुराता है, शायद ये मेरे जीवन की किताब का पहला पन्ना होगा, साम्राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी कहानी। रास्ते में एल हैरान रह जाती है जब सुनती है कि वो फयन अकादमी की ओर जा रहे हैं, वो जगह जहाँ सिर्फ साम्राज्य के सबसे खास लोग पढ़ सकते हैं। वो रोनिन से पूछती है, क्या सच में तू वहाँ जाने वाला है? रोनिन झुंझलाकर जवाब देता है, क्यों, तू नहीं आना चाहती क्या? एल झिझकते हुए कहती है, तेरे पास तो लड़ने की कला है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानती, डरपोक हूँ, कमज़ोर भी, और ये बात मैं मानती हूँ। रोनिन गंभीर होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो क्या तू ज़िंदगी ऐसे ही बिताना चाहती है? तेरे पास जो काबिलियत है उसे यूं ही बेकार शरारतों में बर्बाद कर देगी।